बहुत सही फनी एडवेंचर से भरा हुआ एनिमे है ना। हाँ, ये बात उन्हें लगती होगी जिन्होंने बस वन पीस का नाम सुना है या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब के शॉर्ट्स के थ्रू वन पीस के कुछ क्लिप्स देखे होंगे और सोचा होगा वाह काफी फनी और मजेदार एनिमे है। पर मुझे क्या, मैं तो एओटी फैन हूँ, मुझे तो मॉन्स्टर या बज़र्क जैसे कोई डार्क एनिमे पसंद है। तुम एक एनिमे को सिर्फ उसके कुछ क्लिप्स या फिर उसके कुछ शॉर्ट वीडियोस से जज नहीं कर सकते। उन एनिमे फैंस को कोई आइडिया नहीं है कि ये वन पीस है। मतलब तुम एक जॉनरा सोच लो, लाइक कुछ भी सोच लो, कॉमेडी, एडवेंचर, साईफाई, थ्रिलर, मिस्ट्री, कुछ भी, तुम्हारी ये सारी की सारी चीजें इसी एक एनिमे में मिल जाएंगी। और जिन्हें लगता है कि वन पीस डार्क नहीं है, तो भाई तुम्हें आइडिया भी नहीं है वन पीस कितना डार्क एनिमे है। लाइक आओ इस पे थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। यहाँ मैं तुम्हें वन पीस के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स और थिंग्स जो वन पीस वर्ल्ड में होती हैं और हो रही हैं, कुछ तो हमारे सामने ही है बट उनको कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि वो ऊपर ऊपर से नॉर्मल लगती हैं बट अंदर से बहुत ही डार्क हैं। और बिल्कुल इसी तरह से वन पीस भी बहुत से सीरियस इश्यूज को कवर करता है, लाइक स्लेवरी, रेसिज्म, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन एंड इवन कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म तो भाई बहुत ही डार्क चीज है इमेजिन करने को। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाउ वी आर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जेंटली भाई इंट्रो लगा दो। तो सबसे पहले नंबर 1 हमारे लिए इंडिया में आता है रेसिज्म। अगर आप एक इंडियन हो तो आपको रेसिज्म पता ही होगा, नहीं पता तो कास्ट वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, उसी को रेसिज्म काइंड ऑफ कह सकते हो। और आई थिंक हमारे कंट्री में ये बहुत ज्यादा होता है, लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट। और भले ही देखने में ऐसा लगे कि हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट आप बड़े से बड़े सिटी में चल जाओ तो भी ये चीज एग्जिस्ट करती है। एंड दैट इज व्हाट ओडा सेंसे ने हमें फिशमैन आइलैंड के थ्रू ये चीज दिखाई थी। नॉट ओनली द फिशमैन आइलैंड, इंसानों के बीच में भी ये चीज हमें देखने को मिली थी, जहां पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स नॉर्मल ह्यूमंस को कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। वो इवन सर पर एक मास्क पहन के चलते ताकि वो सेम हवा ना ब्रीथ करें जो कि नॉर्मल ह्यूमंस ब्रीथ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अदर रेसेस के बारे में बात करें जो कि वन पीस में एग्जिस्ट करती हैं, तो फिशमैन नंबर 1 पे, जिनको सबसे ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है थ्रू आउट द सीरीज। नेक्स्ट अप जो अदर रेस है वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और ये है मिंक ट्राइब। और इस रेस का डिस्क्रिमिनेशन हमें उसोप के मुंह के थ्रू देखने को मिला था। उसोप जो कि ऑलरेडी कई सारे रेसेस से मिल चुका है, फिर चाहे वो शैंडियंस हो, फिशमैन हो, ड्वार्फ्स हो, बट फिर भी जब उसने इन मिंक्स को देखा तो उसने डायरेक्टली सोच लिया कि ये सैवेज एनिमल्स हैं जो कि उन सभी को खा जाएंगे। ऑल्दो बहुत ही छोटी सी चीज थी, बट स्टिल ये दिखाता है कि लोग कितने सारे स्टीरियोटाइप्स को अपने अंदर लेके चलते हैं। और डॉग्स की बात करें तो डॉग्स को भी डोफ्लामिंगो ने अपना स्लेव बना के रखा था ताकि वो उसके लिए स्माइल फ्रूट्स बना सके, जो कि सिंपली ये दिखाता है किस तरह से ह्यूमन अदर पिछले रेसेस का यूज करते हैं। चलो ठीक है, ये सारी सिचुएशंस तो होती रहती है, फिर चाहे वो असली दुनिया फिर फिक्शनल, लेकिन आखिर इन चीजों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसके लिए मैं आपको फिशर टाइगर की एंडिंग स्टोरी बताना चाहूंगा। फिशर टाइगर ने मरते दम तक किसी भी ह्यूमन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लिया था। इवन जब वहाँ पे ब्लड अवेलेबल था और उससे वो बच सकता था, उसने ये साफ साफ बोल दिया कि वो कभी भी किसी ह्यूमन का ब्लड अपने से नहीं मिलाएगा। उसने कॉला नाम की ह्यूमन की हेल्प की थी, बट फिर भी वो यही बोला कि जिस तरह से ह्यूमंस ने उसे पूरी जिंदगी में ट्रीट किया है वो कभी ये चीज भुला नहीं पाएगा और कभी भी वो खुद को ऐसा नहीं बना पाएगा कि वो ह्यूमंस को पसंद करे या उनके साथ रह पाए। और मरते हुए उसने यही बोला था कि सारी हेट्रेड उसी के साथ खत्म हो जानी चाहिए और फिशमैन इस हेट्रेड को आगे लेके ना बढ़े। अब क्योंकि फिशर टाइगर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर था फिशमैन आइलैंड का, और अगर ये सब कुछ उसके बारे में पता चलता कि वो पहले स्लेव था, उससे ह्यूमंस ने बहुत बुरा ट्रीट किया, तो फिशमैन आइलैंड पे और भी ज्यादा हेटेड बढ़ जाता। एंड दैट इज व्हाई जिम्मे ने कभी किसी को ये चीज नहीं बताई कि फिशर टाइगर भी स्लेव रह चुका है। इस स्टोरी को मैं आपको रियल वर्ल्ड से लिंक करना चाहूंगा, जहाँ पे मैं बस एग्जांपल लूंगा अपने इंडिया की, विच इज बाबा साहब अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन झेला था और अंत में लिटरली उन्होंने हिंदू से खुद को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट करवा दिया। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने सही किया या गलत, बट मैं यही बोल रहा हूँ कि इन सारी डिस्क्रिमिनेशन का जो एंड में इम्पैक्ट पड़ता है वो इंसान चाह के भी भुला नहीं पाता। और यही वो चीज है जो कि ओडा सेंसे ने हमें दिखाने की कोशिश की है। नंबर 2, स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। जिन भी ह्यूमंस को इधर उधर से पकड़ के चुरा के लाया जाता है उन्हें बेसिकली स्लेव्स की तरह बेचा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बोआ हैंकॉक और कोआला। बोआ हैंकॉक को बचपन में पकड़ लिया गया था और फिर उसे स्लेव्स की तरह बेच दिया गया था। स्लेवरी की बात करें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 200 साल पहले स्लेवरी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज भी ये चीज होती रहती है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट को रिश्वत मिलती है इन चीजों को इग्नोर करने के लिए। वर्ल्ड नोबल्स को बेसिकली स्लेव्स चाहिए अपने काम कराने के लिए या खेलने के लिए या फिर उन्हें टॉर्चर करने के लिए, और वर्ल्ड नोबल्स की तो चाटते ही हैं ये वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले। एक बार अगर उनके हाथ कोई भी स्लेव लग गया तो वो उसे अपने मार्क के
साथ ब्रांड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान अगर किसी भी तरह फ्री भी हो जाता है तो उससे सोसाइटी में इस नजर से देखा जाता है कि ये तो एक स्लेव था। और ये चीज ऑब्वियसली आप लिंक कर पा रहे हो ब्लैक लोगों से, जो कि पहले स्लेव्स की तरह ट्रेड किए जाते थे, साउथ अमेरिका से लेके आया जाता था और नॉर्थ अमेरिका में बेचा जाता था। वन पीस में तो मरीन्स इन स्लेव्स को हंट भी करते हैं, क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स को डिफाई करना बेसिकली लॉ को तोड़ने जैसा है। इन स्लेव्स को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है कि ये स्लेव्स पूरी जिंदगी के लिए ब्रेन डेड टाइप का बिहेव करने लगते हैं, उनकी पूरी की पूरी मेंटल लाइफ टूट जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप कोआला को देख लो। कोआला को जब पकड़ के फिशर टाइगर वापस ले आया था और वो उसे रास्ते में घर छोड़ने जाता था तो भी वो स्लेव की तरह बिहेव कर रही थी, इवन जब उसे चोट भी लग गया था। यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग की बात करोगे तो हाँ, इनके लिए प्राइस भी लगता है। और भाई मरमेड्स के लिए सबसे ज्यादा है, अराउंड 10 मिलियन बेरीज लगते हैं एक फीमेल के लिए, अगर वो बहुत ज्यादा सुंदर है। और अगर वो कोई एक्सेप्शनल मरमेड हुई तो वो 70 मिलियन बेरीज की बिकती है। इस लिस्ट में मिंक ट्राइब वाले भी आते हैं, बट इनका प्राइस बहुत कम है, अराउंड 7 लाख बेरीज। इस स्लेवरी में ह्यूमंस भी आते हैं, बट इनका प्राइस अराउंड 5 लाख बेरीज तक है। बट आखिर ह्यूमंस को कैसे बेचा जा रहा है दूसरे ह्यूमंस को, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मदर कार्मेल। मदर कार्मेल ने समाओ जायंट्स का ट्रस्ट जीत लिया था और वहां पर वो बेघर बच्चों का ख्याल रखा करती थी। जिन बच्चों में थोड़ा पोटेंशियल था वो उन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट को बेच देती थी, ताकि उन्हें मरीन्स या फिर साइफर पोल एजेंट्स बनाया जा सके। अगर डोफ्लामिंगो की बात करूं तो उसने पता नहीं कितनी लोगों को अपना स्लेव बना के रखा था, और वो एक बहुत ही डार्क पार्ट था एंटायर ड्रेसोजा आर्क का। अगर आपको ड्रेसोजा आर्क से कीरोस याद हो, जो कि एक लेग वाला खिलौना, तो जब उसकी वाइफ मर रही थी वो लिटरली अपनी वाइफ की बॉडी तक को फील नहीं कर पा रहा था। इतनी बुरी तरह से हालत कर दी थी ड्रेसोजा में डॉन कीहोटे डोफ्लामिंगो ने। और फैक्ट की बात यह भी है कि शवन डीआरपी लागो एक ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा स्लेव ट्रेडिंग होती है, वहां पर भी एक ऑफिस ओन करता था ये डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, बट एक बहुत ही हरामी कैरेक्टर था थ्रू आउट द एंटायर सीरीज ऑफ वन पीस। इससे हरामी आदमी मैंने और कहीं नहीं देखा अभी तक। इन स्लेव्स को छुड़ाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इनके लिए आपको सेलेस्टियल ड्रैगन्स का सामना करना पड़ेगा, और ये करने का मतलब आप समझ रहे हो, इस पूरी दुनिया में आपको खोज खोज के मारा जाएगा। पूरे वन पीस वर्ल्ड में मैं सिर्फ 3 ही ऐसे लोग को जानता हूँ जो कि एक्चुअली में इन लोग के सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हैं, और ऑलरेडी एक बार खड़े हो चुके हैं। नंबर 1 पे है जोरो। आप सोचोगे जोरो कब, तो जोरो को एक्चुअली में बोनी ने रोक लिया था, वरना वो उसकी गांड फाड़ देता उसके सामने वो जो आ रहा था सेलेस्टियल ड्रैगन। इसके अलावा फिशर टाइगर, जिसने एक्चुअली में लोगों की हेल्प की, इवन ह्यूमंस की भी हेल्प की, बट वो कभी भी खुद को ह्यूमन से प्यार करने लायक नहीं बना पाया, क्योंकि उसे इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया गया था। एंड इसके बाद अपना चहेता मंकी डी लूफी, जिसने लिटरली वन ऑफ द बेस्ट पंचर इन द एंटायर सीरीज मारा है एक सेलेस्टियल ड्रैगन को, तो ये काम करना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो एक्चुअली में स्लेव, तो आप इसी से अंदाजा लगाओ कि स्लेवरी कितनी बड़ी चीज है कि वन ऑफ द मोस्ट वांटेड लोग ही इन लोगों के खिलाफ आवाज उठा पाए या फिर अपना हाथ उठा पाए। नेक्स्ट अप आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी कि गरीबी कोई नई बात नहीं है, और स्पेशली अगर आपने नया वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस हद तक है। ऐसा कई बार दिखा है कि वन पीस में जब भी रेवरी होता है तो ये कंट्रीज अपने फायदे के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेती हैं जिनकी वजह से नॉर्मल जो भी वहाँ के सिटीजन्स हैं उनकी गांड फट जाती है। और यही सेम चीज इस बार हमें देखने को मिला फिजिकली इन द लेटेस्ट चैप्टर, जहाँ पर एक आदमी ने पैसों के लिए एक मरीन को मार डाला। आप सोचोगे पैसे किस बात के मिल रहे हैं, तो भाई इस समय क्रॉस गिल्ड नाम की एक फॉर्मेशन बनी हुई है, इस समय हिसाब थोड़ा सा लेने की देनी पड़ गई है और मरीन्स को मारा जा रहा है पैसों के लिए। उस आदमी ने एक वाइस एडमिरल को मार डाला, अब किसको मारा वो मैं नहीं बताऊंगा, बट हाँ एक काफी अच्छे दर्जे के मरीन को मार डाला ताकि उसकी फैमिली को इनफ मनी मिल सके। और उसे ये भी पता था कि अगर वो ऐसा कांड करेगा तो वो कभी भी खुद की फैमिली से नहीं मिल पाएगा, बट पैसों की कमी इतनी ज्यादा थी कि उसने ये सैक्रिफाइस करना सही समझा। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वन पीस में किस हद तक पॉवर्टी भरी हुई है। लुलुशिया किंगडम भी एक एग्जांपल था, और अभी अभी हम वानो से बाहर निकले, वानो में इमिसू टाउन तो एकदम इसी चीज से भरा हुआ था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए भी कुछ नहीं था, और अंत में वो बस फील्ड स्माइल लेवल फ्रूट्स खा गए, जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। इतनी बुरी हालत कर दी थी ओरोची ने कि उस लड़की का बाप उसके सामने मर गया, फिर भी वो हंस रही थी। अब ये मत बोलना कि ये चीज आपने रियल वर्ल्ड में नहीं सुनी। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज रेप। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। शायद आपको लगा नहीं होगा कि वन पीस में ये चीज होती है, बट ऐसे कई सारे हिंट्स के थ्रू ओडा सेंसेई ने हमें दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये चीज भी एग्जिस्ट करती है, ये वाहियात चीज भी। सबसे पहला एग्जांपल हम बोआ हैंकॉक को ही ले लेते हैं। बोआ हैंकॉक को इतने समय तक अगर सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने अपने पास रखा, और नोइंग कि वो कितनी सुंदर दिखती है, डोंट यू थिंक कि बचपन के टाइम में ही, मतलब जब वो बच्ची होगी उसके साथ गलत चीजें हुई होंगी। मैंने वन पीस देखा, कहीं पर भी इस चीज का हिंट नहीं है, लेकिन मैं ये चीज अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। जब मैंने इसको सर्च किया तो रेडिट के थ्रू मुझे पता चला कि आपको ये खुद से ही इमेजिन कर लेना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। ऑल्दो वन पीस पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, बस बोआ हैंकॉक को बहुत ज्यादा मारा पीटा गया होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसे इमेजिन कर लो कि वन पीस को हम लूफी की नजरों से देखते हैं तो हर चीज ऐसे फनी टाइप की या फिर नॉर्मल टाइप की दिखेगी, बट एक्चुअली में वो चीजें एक अलग ही लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। और बोआ हैंकॉक का नेचर आप जानते हो, वो लिटरली ये बोलती है कि वो किसी भी मैन के बारे में, और बोआ हैंकॉक का नेचर आप जानते हो, वो लिटरली बोलती है कि इस दुनिया का हर मर्द बहुत ही हरामी है। वो जब भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बारे में सोचती है उसे वो हॉरिफाइंग चीजें ही याद आती है जो कि उसके साथ और उसकी बहनों के साथ हुआ है, और वो दहशत वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पाती। आई थिंक इतने शब्द इनफ थे ओडा सेंसे के द्वारा कि आप इमेजिन कर लो। ऑब्वियसली ये एक शोनेन मांगा है तो इन चीजों को नहीं पब्लिश किया जा सकता। चलो ये चीज क्राइम तो है, ये चीज तो मैं एक्सपेक्ट करके भी चलता हूँ कि हाँ ऐसी चीजें हो सकती हैं, बट वो बच्चे थे, वो तीनों बहनें छोटी छोटी बच्चियां थी जब उनके साथ ऐसा हुआ था, और इसीलिए ये चीज समझना इतना मुश्किल नहीं है कि बोआ हैंकॉक क्यों मर्दों से इतना ज्यादा हेट करती है। चलो ठीक है, बोआ हैंकॉक तो एक ही एग्जांपल थी, बट लेट्स टॉक अबाउट वियोला। वियोला अगर आपको नहीं याद हो तो स्कारलेट की बहन थी जिसने अपने बाप को बचाने के लिए खुद को डोफ्लामिंगो के हवाले कर दिया था। एंड इस चीज पे तो इवन ओडा सेंसे ने भी बोला था कि डोफ्लामिंगो और वियोला के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज आप खुद ही इमेजिन कर लो, क्योंकि एक बहुत ही एडल्ट चीज है जो कि ये कॉमिक में नहीं बता सकते थे। अगर इनके बीच में कोई रोमांस वाली चीज होती तो वो भी ये चीज बता देते, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और क्या मुझे बताने की जरूरत है कि यही सेम चीज कोआला के साथ नहीं हुई होगी जब वो छोटी बच्ची थी और उसको जब इन लोगों ने स्लेव बना के रखा था। थिंक इट योरसेल्फ। नेक्स्ट अप, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। और तुम लोग की थोड़ी सी बुद्धि खोलता हूं मैं। हम लोग बहुत सांझी सांझी करते रहते हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप एक बार उसकी पावर्स पे थोड़ा सा ध्यान दो। याद है जब कोई ने उसको इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी, एंड फिर अगले ही कुछ मिनटों में, आई डोंट थिंक मिनट, आई थिंक कुछ सेकंड्स में ही उसकी पूरी बॉडी अचानक से पूरी तरह से एकदम नॉर्मल हो गई, पूरी तरह से नॉर्मल। और हम लोग को ये भी पता कि सांजी जब एक फीटस था, यानी कि जब वो अपने माँ के अंदर ही था, तो उसका बाप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता था, जो कि उसकी मम्मी ने ड्रग्स खा के किसी तरह से रोका था। ये ओवरऑल मेन प्लॉट है सांजी का। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार इसको इमेजिन करके देखो, ये कितनी डार्क चीज है। मतलब विंसमोक जज ने इस लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी एक बच्चे को जो कि अपने माँ के पेट के अंदर है, कि आज के दिन में जब वो आदमी किसी तरह से अपने आप के जेनेटिक मॉडिफिकेशंस को प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर पा रहा है, तो वो आदमी बस चंद सेकंडों में सही हो जा रहा है। जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ देखा था हल्क वाली मूवी के साथ, जो कि इमेजिन करने में भी बहुत मेस्ड अप चीज लगती है। वो तो बात ऐसी है कि वन पीस को इस तरह से दिखाया जाता है कि लगता थोड़ा बच्चों जैसा एनिमे, बट एक्चुअली में दिस थिंग इज सो डार्क। अब इमेजिन करके देखो कि किस वे में विंसमोक जज ने सांजी के ऊपर उस स्टेट में एक्सपेरिमेंट किया होगा। क्या वो लिटरली फीटस को फिजिकली टच करके कर रहा था, या फिर उसकी मम्मी को कुछ उल्टे सीधे दवा दे रहा था? लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर ऐसा कोई मॉडिफिकेशन करना है तो फिजिकल लेवल पे फीटस से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, एंड वो चीज सोच के ही बहुत वियर्ड लगता है। चलो ये एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन की बात हो गई, बट हमने सीरीज में एक और जगह पर देखा हुआ है जहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, और ये काम कर रहा था अपना सीजर क्लाउन। सीजर क्लाउन पता नहीं कहाँ से बच्चों को किडनैप करके लाता था और उनके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था कि वो फिर कभी नॉर्मल लाइफ शायद नहीं जी पाते। वो लिटरली नॉर्मल बच्चों को ऐसे ड्रग्स खिलाने की कोशिश कर रहा था जिससे उनकी साइज बढ़ जाए, मतलब वो जायंट्स में कन्वर्ट हो जाए। चलो एक बात ये मान लेते हैं कि बाय द टाइम स्टोइड्स वहां पर थे, उसकी दवाई काफी प्रॉमिसिंग टाइप की दिख रही थी, काफी सारे बच्चों की साइज बढ़ गई थी। पर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, एक बार जरा इमेजिन करो कि जब इसकी दवाई पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब जब इनको टेस्ट कर रहा था या जब ये दवाई को मैन्युफैक्चर कर रहा था, उस टाइम पे उसने कितने बच्चों की जान ली होगी और वो लोग किस तरह से मरे होंगे। ऐसे इमेजिन करो कि एक बच्चे का हाथ बड़ा होते जा रहा और फट गया अचानक से, या फिर बाकी के शरीर के बॉडी पार्ट टूटते जा रहे हैं बड़े होने की वजह से। अब आप लोग बोलोगे यार टिंको भाई बहुत ज्यादा बोल रहे हो, लेकिन मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि ओडा सेंसे ने क्लियरली बोला है कि डार्क चीजें खुद ही इमेजिन कर लो, वो ये चीजें डायरेक्टली नहीं बताते। और इसके अलावा अगर हम क्वीन को देखें तो क्वीन तो और भी मेस्ड अप आदमी था। वो एक ऐसा आदमी था जो कि अपनी ही बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। आप एक बार सोचो, माचिस की बुझी हुई तीली को भी अगर अपने बॉडी से टच करा दो तो भी आपका हाथ जलने लगता है और आप उसे उठा के फेंक देते हो। लेकिन एक बार को ऐसा इमेजिन करो कि एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी ही बॉडी को काटे जा रहा है और खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जा रहा है। लेकिन आगे इतने सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से वन पीस में? इसका क्रेडिट एक ही बंदे को जाता है, एंड वो बंदा है डॉक्टर वेगापंक। अभी अभी एगेडार में रिवील हो रहा है कि कैसे बर्थलोमियो कुमा को वर्ल्ड गवर्नमेंट और साइंस ग्रुप मिलके एक साथ ही उसे टॉर्चर किया करते थे। वो लोग कुमा को पीटा करते थे अगर वो एक्सपेरिमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करता था। उसके ऊपर बुरी तरह से ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी बॉडी के लिटरली एक एक पार्ट को खोल के निकालने के बाद उसे एकदम सासुरी जैसा बनाने के बाद उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया एज अ स्लेव। हमारा अगला पॉइंट है जेनोसाइड। शायद जेनोसाइड वर्ड आपके लिए बहुत ही अनफेमिलियर होगा, तो मैं आपको इसका मतलब हिंदी में बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि एक ही
एक कॉमन ग्रुप के लोगों को एक ही बार में खत्म कर देना। और आपको पता होगा यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। तो ओहारा इंसिडेंट जो कि एक बहुत बड़ा कांड था जो कि वन पीस के वर्ल्ड में हुआ था, जस्ट बिकॉज कुछ रिसर्चर्स अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि ओहारा पर जितने रिसर्चर्स हैं उन सबको जान से मार डालो। चलो हमें तो ऑलरेडी पता है कि वन पीस का वर्ल्ड कितना मेस्ड अप है और वर्ल्ड गवर्नमेंट किस तरह से अपनी टायरानी दिखाती है, किस तरह से वो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, तो ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आती है। लेकिन जब वो लोग ओहारा आइलैंड पे गए तो ओहारा आइलैंड पे हर कोई ऐसा नहीं था जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ वो रिसर्च कर रहा था। उसमें से काफी सारे लोग नॉर्मल सिटीजन्स थे जिन्हें आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही वो जानना चाहते थे। ऐसे लोगों को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मारने की इजाजत नहीं दी थी। वहाँ पर उस समय आओकी भी था और उसने अलाउ किया था कि ठीक है जो रिसर्चर्स हैं उन्हें तो पनिशमेंट मिलेगी बट बाकी लोग वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन शायद हमें उतने टाइम ध्यान नहीं पड़ा कि वहाँ पर अकाइनू भी था। अभी वन पीस में इतनी सारी चीजें चलती है कि हम बस्टर कॉल को इग्नोर कर देते हैं, वो उतना बड़ी चीज नहीं लगती है जो कि हमें एज कम्पेयर्ड काफी सारी चीजें वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बट फॉर ए मोमेंट सोचो कि अभी मैं करंटली महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र के किसी एक सिटी में इतनी ज्यादा बॉम्बिंग कर दी जाए कि पूरी सिटी खत्म हो जाए। मुझे याद है एक बार मुंबई के ताज होटल पे अटैक किया गया था और वो इंडिया का वन ऑफ द डार्केस्ट डे था। और बस ऐसे इमेजिन कर लो कि पूरे सिटी को ही खत्म कर दिया जाए या फिर ऐसे बोल लो कि पूरे आइलैंड को खत्म कर दिया तो कितनी बड़ी बात होगी। और इस लेवल पर जेनोसाइड एक्सिक्यूट किया गया था ओहारा पे, यहाँ पे लिटरली हर एक इंसान और हर एक बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लेकिन वहाँ पर बम गिराना तब तक नहीं रोका गया जब तक हर एक इंसान वहाँ पे मर ना गया हो। अभी वन पीस में उस तरह से दिखाया नहीं जाता बट अगर कोई भी बॉम्ब एक इंसान के आसपास में फट जाए ना तो उसके बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स दिखने लगते हैं। पुलवामा अटैक हुआ था, वहाँ पे भी फोटोज लीक हुई थी कि किस तरह से कुछ सोल्जर्स के बॉडी पार्ट्स दिख रहे थे। एंड जस्ट इमेजिन करो कि यही सेम चीज नॉर्मल सिविलियंस के साथ दिख रहे थे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनोसेंटली वो मारे गए जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। और ये तो ठीक है जितने लोग वहां से इवैक्यूएशन शिप पे निकल रहे थे जो कि वेरीफाइड थे कि हाँ इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उनके शिप पर भी अकाइनू ने सीधे सीधे बॉम्ब गिरा दिया। जो शिप पर मरे मरे, बाकी लोग डूब के मर गए। और इस तरह से क्रिएट हुआ वन पीस का वन ऑफ द बिगेस्ट जेनोसाइड इवेंट था ओहारा इंसिडेंट, जिसकी वजह से आज के टाइम में वो आर्मी सेटअप हुई जिसे लीड करता वन पीस का द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिमिनल एंड कमांडर इन चीफ ऑफ रेवोल्यूशनरी आर्मी मंकी डी ड्रैगन। चलो ठीक है ओहारा वाला तो फिर भी चलता है, ऐसा हमने और मूवीज और वेब सीरीज में होते हुए देखा है। और अगर मैं आपसे बात करूं ट्रफलगर लॉ की, तो ट्रफलगर लॉ का होम टाउन फ्लेवेंस एक ऐसा एग्जांपल है जो कि एक्चुअली में इस दुनिया से मैं रिलेट कर सकता हूँ। वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चला कि एम्बरलेट की बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्स अवेलेबल है ट्रफलगर लॉ के होम टाउन में। तो फिर क्या, उसके बाद वहां पर उसकी माइनिंग शुरू हो गई। एम्बरलेट से क्या होता था कि जिस भी चीज के ऊपर आप उसकी एक लेयर कोटिंग कर दो वो चीज बहुत ज्यादा व्हाइट चमकती थी, इसलिए चीजें बहुत महंगी बिकती थी और ये एक्चुअली में इकोनॉमिकली बहुत फायदेमंद हो रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। लेकिन उन्हें ये बात भी पता थी कि ये चीज कितनी डेंजरस है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से जापान की गवर्नमेंट को पता था कि कैडमियम की माइनिंग करना कितना डेंजरस है क्योंकि कैडमियम बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है। और फ्रांस के लोगों को पता था कि गोल्ड की माइनिंग यानी कि आर्सेनिक की माइनिंग करना कितना ज्यादा हानिकारक है क्योंकि उसकी पॉइजनिंग से बचना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी क्योंकि इन्हें फायदा हो रहा था इसलिए कंटिन्यू होता रहा, जिसकी वजह से आगे चल के लोगों को बहुत भयंकर बीमारी हो गई और इसीलिए उन्हें बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। लिटरली उनके शहर के पास में बाउंड्रीज बना दी गई और अगर कोई भी वहां से भागने की कोशिश करता अपने ट्रीटमेंट के लिए तो उसे जान से मार दिया जाता। ट्रफलगर का होम टाउन ऑलरेडी किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर पे था और क्योंकि लॉ के होम टाउन में लेड अवेलेबल था तो उनके पास बहुत सारी लेड की बुलेट्स थी। फिर आगे हुआ क्या, जितने भी लोग फ्लेवेंस के खिलाफ थे वहाँ के लोगों को जान नहीं दे रहे थे, उन दोनों के बीच में वॉर हो गई। अब जो दूसरी कंट्री थी जिससे उनका झगड़ा चल रहा था उन्होंने सेल्फ डिफेंस में लोगों को मारना शुरू कर दिया। चलो ये तो होता रहता बट इसमें सबसे बेकार बात पता है क्या है कि ट्रफलगर लॉ को जो डिसीज हुआ था वो दूसरे को हो ही नहीं सकता, ये छींक और खांसी की तरह फैल नहीं सकता, ये सिर्फ एक इंसान को हुआ तो वो ही मरेगा, कोई और नहीं मरेगा। बट फिर भी मिसकंसेप्शन के चलते हुए वहां पर मास जेनोसाइड हुआ। लॉ के माँ बाप को ठीक उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। लॉ ने अपनी बहन को चुपके से कबर्ड में छुपा दिया और फिर वहां से भागने की कोशिश की ताकि खुद की जान बचा के वो बाद में वहां पर उन्हें बचाने आए। लेकिन जब वो भाग रहा था तो उसने नोटिस किया कि जो छोटे छोटे बच्चे जो उसके दोस्त थे और जो सिस्टर उन्हें लेके जाने वाली थी वो भी मरी हुई उसके नीचे पड़ी हुई थी। इसके अलावा वो 10 साल का बच्चा किसी तरह से इतने बड़े बड़े सोल्जर से जो कि सभी को मारने के लिए यहाँ पर आए उनसे बच के भाग रहा था, ब्रिज के नीचे अपना सांस दबा के रुका हुआ था। जब वो बच के अपनी आखिरी उम्मीद यानी कि अपनी बहन से मिलने जाता है कि चलो उसकी बहन तो सेफ होगी, तब वो देखता है कि हॉस्पिटल में आग लगा दी गई है, जिसकी वजह से उसकी जिंदा बहन जो कि ये उम्मीद कर रही थी कि बाहर बस फेस्टिवल चल रहा है लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो एक्चुअली में वहीं पर जिंदा जल के मर गई। उस छोटी सी बच्ची को कितना दर्द हुआ होगा ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। ओडन सेंसेई ने हमें डायरेक्ट नहीं दिखाया बट अगर आप ध्यान से देखोगे एपिसोड तो उसका डॉल आपको जलते हुए दिखेगा ठीक दरवाजे पे। और जब ट्रफलगर लॉ से पूछा कि वो वहां से कैसे बच के निकला तो उसका जवाब ये था कि उसने कई सारे मुर्दों के नीचे खुद को छुपा लिया ताकि वो वहां से बचकर भाग पाए। मुझे याद है मैंने एक बार डेड बॉडी
देखी थी पोस्टमार्टम में और मैं उल्टी करने वाला था। और मैं बस यही इमेजिन कर रहा हूँ कि एक 10 साल का बच्चा अगर इतने सारे मरे हुए लाशों के नीचे छुपा हुआ था पूरी रात या फिर पता नहीं कितने समय तक, तो आई थिंक आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वन पीस में ये कितना डार्क मोमेंट था। एंड इसी के साथ हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, जो की है कैनाबलिज्म। कैनाबलिज्म हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला वन पीस में, बट इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है बिग मॉम। बिग मॉम जिसको अपने खाने की आदतों पे कंट्रोल नहीं हो पाता था, जब उसे भूख लगती थी तो वो पागल हो जाती थी, बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड की तरह। उसी तरह से जब उसे शिमला की इतनी भूख लगी थी और जब वो नए जगह पे शिफ्ट हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा मतलब उतावली थी पार्टी करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, और वो इस तरह से खा रही थी कि उसे रियलाइज नहीं हुआ कि कब वो अपने छोटे छोटे दोस्तों को भी जिंदा खा गई। ये औरत इतनी भूखी थी कि पास में रखा हुआ टेबल तक खा गई और इसको पता भी नहीं चला। अब क्योंकि ये पूरा सिनेमा बिग मॉम के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया, जो कि एक बच्चों जैसा बिहेव करती है और वो पार्टी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिन दो लोगों ने ये चीज अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी, उनकी रोंगटे खड़ी हो गई थी। जहां तक मुझे लगता है वो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे चबा चबा के खा रही होगी, उनके बॉडी पार्ट्स इधर उधर गिर रहे होंगे और फिर वो उन्हें भी उठा के खा ले रही होगी भूख में, और उससे कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा था। ये चीज शायद आपने पहले नोटिस नहीं की होगी और कैनाबलिज्म सुनने में शायद उतना बड़ा कुछ लगता नहीं है, बट एक बार इमेजिन करो कि अगर आपका हाथ काट के किसी और को खिलाया जाए, या फिर आपके ही किसी बेस्ट फ्रेंड का हाथ काट के आपको दे दे कि लो भाई इसे फ्राई कर दिया, खा लो, तो क्या आप खा पाओगे? दैट्स हाउ डार्क दैट इवेंट वाज। एंड आई थिंक इतना डार्कनेस इनफ है फॉर दिस डे। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी हो गई थी तो इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।